जब अखबार और न्यूज चैनल की खबर सत्ता में बैठे हुक्मरान के प्रोपेगेंडा का हथियार बनकर रह जाए तो बहुत जरूरी होता है खबर की तह तक पहुंचना। जरूरी होता है राजनेता के मंसूबों को समझना। न्यूज चक्र एक ऐसा शो जो सत्ता में बैठे हुक्मरानों के मंसूबों तक पहुंचता है। एक ऐसा शो जो जनता को उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचाने वाले राजनेताओं की नब्ज को भी टटोलता है। आपके जहन में सवाल होगा कि इस बार चुनाव कौन जीत रहा है। कम से कम इस चरण के जो मतदान हुए हैं 94 सीटें जिन पर चुनाव लड़े गए हैं, उस पर बढ़त किसको हासिल है। तो आइए अब हम उसका जवाब ढूंढते हैं। आपके सामने मैं कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगा और उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। कुछ तथ्य मैं आपके सामने पेश करूंगा और उन तथ्यों के आधार पर आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन जीतने वाला है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो बहुत समझदार हैं, मुझे उन्हें बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं और मैं हर बार कहता हूं कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता कौन जीतने वाला है। ना मैं जमीन पर गया हूं और अगर मुझे पता भी होगा तब भी मैं इस बात की घोषणा नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि ये जो 94 सीटें हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2014, 2015 और 2019 में कैसे रहा। सबसे पहले गौर करते हैं लोकसभा चुनावों में। तो 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से लहर रही है इन 94 सीटों में लोकसभा चुनावों में, और विपक्ष का मानो यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। यहां की जनता ने पूरा विश्वास जतलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, क्योंकि इस इलाके में चंपारण भी आता है, समस्तीपुर भी आता है और मुजफ्फरपुर भी आता है। तो आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में जब उन्होंने अपनी रैली को संबोधित किया था तो काफी आशान्वित भी दिखाई दिए थे। अब नजर डालते हैं 2015 में। 2015 में यहां पे भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 से 25 सीटें मिली थी 94 में। मगर 2015 में जैसे कि आप जानते हैं कि नीतीश और लालू एक साथ थे। अब ऐसे में इन तीन आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, यानी कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिली थी। ऐसे में अब हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए 2020 के लिए, इसलिए आपको गौर करना पड़ेगा कुछ आंकड़ों पर। दोस्तों, ये जो 94 सीटें हैं, इनमें जो अति पिछड़े वर्ग हैं यानी ईबीसी, उनका आंकड़ा है करीब 40%। आपके स्क्रीन पर ईबीसी का जो आंकड़ा है वो करीब 40% है। उसके बाद इन ईबीसी में जिनका आंकड़ा 40% है, उनमें करीब 124 सब कास्ट हैं, यानी कि छोटी छोटी जातियां इन ईबीसी के अंदर करीब 124 हैं। अब आपको कुछ और चीजों पर गौर करना पड़ेगा। वो क्या चीजें हैं? एक जमाने में यह शख्स स्वर्गीय रामविलास पासवान 14% लोगों के नेता हुआ करते थे, मगर फिर नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में कुछ सोशल इंजीनियरिंग की। उसके अंतर्गत उन्होंने दलित में से महादलित बाहर निकाल लिया और रामविलास पासवान सिर्फ 3% के नेता बनकर रह गए। यही नहीं, नीतीश कुमार के पीछे कुर्मी भी थे, यानी कि नीतीश कुमार के पीछे कुर्मी और महादलित। ऊपर से ईबीसी यानी कि अति पिछड़े वर्ग अमूमन यादवों के खिलाफ वोट देता रहा है। यादव जो कि एक किस्म की जो है बड़ी जाति है, बिहार की एक तरह से दबंग जाति है हम कह सकते हैं, तो ईबीसी हमेशा उनके खिलाफ वोट देता रहा है। मगर क्या इस बार भी ऐसा होगा? इसके लिए आपको कुछ और चीजों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह कि ईबीसी में हाथ से काम करने वाले कई लोग हैं, यानी कि कौन लोग हो गए? ये कुम्हार हो गए या फिर जो कारपेंटर्स हो गए वो लोग हो गए। यही नहीं, इनमें से कई लोग बिहार छोड़कर बाहर नौकरियां कर रहे थे, और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, आपको याद होगा कि कई लोग सड़क पर चलते हुए मुश्किलात का सामना करते हुए बिहार पहुंचे थे।
ईबीसी में यानी अति पिछड़ा वर्ग में कई लोगों को इस बात की नाराजगी है कि अगर झारखंड में हेमंत सोरेन जो हैं वो अपनी जनता का ख्याल रख सकते थे, अगर योगी आदित्यनाथ बसें भेज सकते थे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, तो नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से हिचक क्यों दिखाई? लिहाजा ईबीसी में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। यही नहीं, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरियों की बात की है, उसकी गूंज कई जगह सुनाई दे रही है। तो बड़ा प्रश्न, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिनकी संख्या करीब 40% है इन 94 सीटों में, क्या वो उन 10 लाख नौकरियों और लॉकडाउन में माइग्रेंट मजदूरों के साथ जो बर्ताव हुआ था, क्या उस आधार पर वो वोट करेगा? क्या वो नाराजगी सामने उभर कर आएगी? हमें यह देखना पड़ेगा। अब जमीन से क्या खबरें आ रही हैं, हमें उस पर गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, जो मेरी तमाम पत्रकारों से बात हुई है जो इन 94 सीटों पर नजर डाले हुए थे और खासकर जमीन पर थे, उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही। पहली बात, जैसा कि हम ये लगातार बता रहे हैं कि ये 94 सीट भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, यानी कि एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत करीबी है, और मुकाबला करीबी का मतलब ये नहीं कि एक को 50 सीटें मिल जाएंगी और दूसरे को 44, नहीं, हर सीट पर मुकाबला है, यानी कि सूरत बिल्कुल पलट सकती है। मुकाबला करीबी है, इसका अर्थ यह है कि या तो भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि एनडीए को 70 सीटें भी मिल सकती हैं, या बिल्कुल आधा आधा मामले में भी आ सकता है। मगर मैंने जितने भी पत्रकारों से बात की है, कोई भी, अधिकतर लोग, यह कहा जा सकता है, इन 94 सीटों में महागठबंधन को बढ़त नहीं बता रहे हैं, यानी कि इन 94 सीटों में दांव पर लगा है एनडीए का। अगर एनडीए यहां पर 70 सीटें जीत जाती है तो यकीन मानिए उसका सत्ता में आना तय है। मगर अगर यहां मुकाबला बराबरी का हो जाता है, और क्योंकि पहले चरण में जो मतदान हुआ था यह बतलाया जा रहा है कि उसमें महागठबंधन को बढ़त है, और अगर यहां पर मुकाबला बराबरी का हो जाता है तो यकीन मानिए एनडीए को एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा। मगर जैसे मैंने बताया, इस वक्त कोई भी यह बात नहीं कह रहा है कि इन 94 सीटों में बढ़त जो है वो मिल रही है महागठबंधन को। मेरी अपनी राय यह है, जो तमाम लोगों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी इन 94 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। इसलिए अब जो तीसरे चरण का मतदान है, तीसरा और आखिरी चरण का मतदान है, वो बहुत निर्णायक हो जाता है, वो खासा निर्णायक हो जाता है। और ऐसे में आपको अभी जो भी कह रहा है ना कि फलाना पार्टी सरकार बना रही है, प्लीज उन पर विश्वास मत करिए, मुकाबला बहुत करीबी है। कोई नहीं कह सकता कि इस वक्त बिहार में किसकी सरकार बन रही है। मगर जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आज से 2 महीने पहले हम ये लगातार कह रहे थे कि एनडीए को 200 से ऊपर सीटें मिलेंगी, तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मगर तेजस्वी जो है इस मामले में लगातार फाइट दे रहे हैं। आपको एक और चीज पर गौर करना पड़ेगा। इन 94 सीटों में एक और चीज सामने उभर कर आ रही है, वो है रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि ग्रामीण सीटों और जो शहरी सीटों में, या ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में जो एक तरह का दोहराव या बंटवारा दिखाई दे रहा है। सोच के लिहाज से भी लोग अलग अलग जो हैं वो वोट कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि ये किसके पक्ष में वोट जाएगा। मगर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इन 94 सीटों में अभी ये कोई नहीं कह रहा है कि महागठबंधन को बढ़त हासिल है, और यही वजह है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है।